अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सर। कैसे हैं आप लोग? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आप बस यार मैं आज बड़ा बिजी रहा हूँ और रिवाइज भी नहीं कर सका। अभी बड़ी मुश्किल से पहुंचा, इसलिए थोड़ा सा लेट मैंने लिंक शेयर किया। अच्छा, बच्चे कह रहे थे जी कि नेट का इशू चल रहा है, सबकी तरफ चल रहा है। नहीं सर, सबकी तरफ से नहीं है, नहीं ठीक सर, चल रहा है। ठीक है हमारा तो। चलो अच्छा, ठीक है जी। आज हम कल हमने जो है ना कंस्ट्रक्टर वगैरह को डिस्कस कर लिया था और आखिर में हमने डिस्ट्रक्टर को भी देखा था कि डिस्ट्रक्टर क्यों जरूरी होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अच्छा, आज हम जो है ना एक नई चीज देखने लगे हैं कि जैसे हम किसी भी फंक्शन पैरामीटर्स में किसी भी प्रिमिटिव टाइप का डाटा जो है ना पास कर सकते हैं, लाइक कोई इंटीजर वैल्यू मैंने की है, स्ट्रिंग की है, कैरेक्टर वैल्यू की है, और इसी तरह जो है फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो इसको रिसीव करेगी और जो भी हमने मैनिपुलेशन करनी होगी हम कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ऑब्जेक्ट भी है ना वो एक वेरिएबल ही है, बस उसकी डाटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव नहीं है, हमने यूजर डिफाइन की हुई है। तो बिल्कुल उसी तरह हम जो है एक फंक्शन में ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर सेंड भी कर सकते हैं और इन रिटर्न भी करवा सकते हैं। किसको माइक है? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, अभी आई है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स के। हम जैसे किसी भी एक नॉर्मल फंक्शंस के दौरान जो है किसी वेरिएबल को पास किया करते थे, तो क्या हम इसी तरह एक क्लास के अंदर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को भी एक फंक्शन में पास कर सकते हैं? अगर हम पास कर सकते हैं तो उसके साथ हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे? और बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी भी आर्म वेरिएबल को, आर्म अरेज को किसी भी तरह हम रिटर्न किया करते थे फंक्शंस में से, क्या किसी तरह हम ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं किसी फंक्शन में से? जी हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट का वही रिलेशन है जो किसी डेटा टाइप और वेरिएबल का था। तो उसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वेरिएबल का नेम ही समझें और उसके साथ जो क्लास का नेम होता है, मैंने कहा था वो उसकी डेटा टाइप है। बस इसमें फर्क ये है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता था
यहाँ पे हम जो है ना यूजर डिफाइन, मतलब हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं उस डाटा टाइप को, खुद हम बता रहे हैं क्या क्या है, बल्कि हर चीज बाकी इसमें सेम होगी। तो वही हम देखने लगे जी क्या है इसमें जो है ना, इसका जो सिंटैक्स बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हम आम प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ किया करते थे कि फंक्शन नेम होगा और उसके साथ जो है ना हम वेरिएबल का नाम पास करेंगे। तो मैं कंपाइलर को मैंने ओपन कर लिया, तो चलें जी शुरू करते हैं। देखें जी, एक मिनट पहले यहाँ पे मैं नेम स्पेस डालूं। अच्छा, कल वाली क्लास बनाने की प्रैक्टिस किसी ने की है? कल जो कंस्ट्रक्टर पढ़े थे किसी ने जाके प्रैक्टिस किए हैं? नहीं सर, उस तरह कोड अगर अवेलेबल हो तो तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, को एक्सरसाइज के तौर पर तो यार कोड वो वन ड्राइव पे कोड का फोल्डर अलग से मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर कल जितने भी हमने कोड देखे थे मैंने सारे के सारे वो मूव कर दिए थे, आप चेक तो करते। आज इंशाल्लाह कर लेंगे सर जितना भी। चलो ठीक है। अच्छा जी, आप मैं क्लास बनाने लगे, देखो जहाँ पे कोई स्क्रीन को फ्रीज हो या कोई इशू हो मुझे बता देना, क्योंकि नेट का इशू आज मेरी तरफ भी काफी ज्यादा है। चलो जी, मैं क्लास बना रहा हूँ मशहूर ज़बाना स्टूडेंट, मैंने उसका नाम दिया है। अच्छा, डिलिमिटर लगाया और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कुछ मैं इसमें प्राइवेट डाटा रखने लगा हूँ। अभी मैं सिर्फ रोल नंबर रख रहा हूँ। इसी तरह कुछ पब्लिक होगा, कल हमने सारा कुछ देखा था कि कुछ चीजें हमें पब्लिक क्यों जरूरी होती हैं ताकि हम डाटा के साथ मैनिपुलेट कर सकें। अच्छा, अभी जो है ना मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट डाटा का फंक्शन बना रहा हूँ कि मैं इसके साथ कुछ डाटा सेट कर सकूँ। अच्छा, सेट डाटा जो है कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेगा और रोल नंबर में उसको सेव करवा देगा। अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक शो डाटा का फोल्डर होगा जी, सॉरी फंक्शन होगा। वो सिंपल जो है ना सी आउट करवा देगा जो भी रोल नंबर के अंदर पड़ा होगा। सॉरी मैं लाइन लगा। इतने में कोई किसी को इतनी सी कोडिंग में किसी को इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। सर ये काइंडली ये बता दीजिए, जैसे ये प्राइवेट है पब्लिक है, ये आपने क्या फंक्शंस लिए हैं? नहीं, ये एक्सेस मॉडिफायर है, कल मैंने बताया नहीं थे, कल आप क्लास में थे आप फैसल? जी जी सर। तो आपने ये नहीं देखे थे जो मैंने बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक क्या है? क्लास के अंदर देखिए कुछ डाटा सर। ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए। अगर कोई बंदा या कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज है, अगर तो वो क्लास के अंदर है उसको एक्सेस होती है इसकी। क्लास से बाहर यानी कि मेन फंक्शन हो गया या कोई और क्लास हो गई, उससे बाहर अगर हम किसी भी चीज को, कोई ऑब्जेक्ट है कोई फंक्शन है, हम एक्सेस ना देना चाह रहे हो कि किसी भी डाटा मेंबर तक, तो उसको हम प्राइवेट कर देते हैं। तो इसमें मैंने जो रोल नंबर लिया है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर से इसको कोई एक्सेस कर सके, क्लास से बाहर से ना कर सके, इसलिए इसको मैंने प्राइवेट किया है। और कल आपने देखा था कि हम सारी चीजों को अगर प्राइवेट कर दें तो फिर हम इनको मैनिपुलेट कैसे करेंगे? लेट्स से कि मैंने रोल नंबर में एक वैल्यू रखवानी है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैं इसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाऊंगा और ना कोई चीज पब्लिक होगी जो यहाँ से इसको एक्सेस करेगी। तो मुझे कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट रखना पड़ती हैं, जो मैं चाहता हूँ कि चीजें सेव रहें। और इन रिटर्न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी मजबूरी है पब्लिक बनाना, ताकि उसको क्लास से बाहर से मैं एक्सेस करके अपने प्राइवेट डाटा के साथ मैनिपुलेट कर सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब और रोल नंबर को सिर्फ प्राइवेट रखा है ताकि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ मैं ही जो है ना ऑब्जेक्ट बना के क्लास से बाहर से कर सकूं, वो भी इन पब्लिक फंक्शंस के थ्रू। अभी आप देखोगे कैसे करते हैं। तो देखो जी, मैं एक ऑब्जेक्ट सर बनाने लगा वाइड स्टूडेंट का जी। वाइड फंक्शन का क्या होता है सर, वाइड का? वॉइड एक रिटर्न टाइप है। आप जितने भी फंक्शन है ना कुछ आपको रिटर्न करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरा फंक्शन मुझे कोई भी रिटर्न ना करे, तो आप जो है ना कंपाइलर को बताते हो कि मेरा ये फंक्शन मुझे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। तो वाइड इस चीज को शो करने के लिए होता है कि आप कोई भी इसकी रिटर्न वैल्यू ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप किसी फंक्शन के साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको इंटीजर लेता है। यानी कि अगर जैसे आप फंक्शन समझेगा कि आप कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है ना रिटर्न करवा रहे हो, तो इसलिए फिर हमें ना वाइड लिखना पड़ता है हमें, अगर हमारा फंक्शन हमें कोई भी रिटर्न ना कर रहा। अब इस फंक्शन में देखो कि इसमें सिर्फ एक पैरामीटर आ रहा है इंटीजर टाइप का, और वो रोल नंबर में उसकी वैल्यू रखवाई जा रही है। देखो ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं चाहता कि यहाँ पे अभी आगे हम चलेंगे तो हम कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएंगे, फिर हम वहां पे उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी तो मैं वाइड की जगह इंटीजर लिखूंगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, ऑब्जेक्ट टाइप की होगी तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की टाइप लिखूंगा। ठीक है जी सर। सर सी में तो हमने पढ़ा था कि जब वॉइड हम यूज करते हैं तो पैरेंथेसिस को भी खाली रखते हैं ताकि कोई वैल्यू रिटर्न ना। कहाँ पे खाली रखते हो?
सर ये वाइड मेन और फिर आगे पैरेंथेसिस खाली। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो, मेन की? सर वो सी में नहीं हम लगाते थे फंक्शन वाइड मेन और उसकी चीजें चीजें सेम है, आप किसी भी तरह लिख सकते हो, जो कोई मसला नहीं है। मेन आपने शुरू करवाना है, वाइड मेन लिख लो, इंटीजर मेन लिख नहीं लो। सर, ऊपर जो आपने लिखा है ना जे वाइड सेट डाटा, जी ठीक है। ये फिर अंदर अंदर उसके फिर आपने पैरेंथेसिस में इंट आर जो तो वेरिएबल भाई लिया। मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरा ये फंक्शन जो है एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। जब भी इसको कॉल होगी मैं इसके अंदर एक वैल्यू भेजूंगा, उस वैल्यू को फिर मैंने जो है ना इस आर एन ओ में रखवाना है। अगर मैं वैल्यू नहीं भेजूंगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं तो कह रहा हूँ उसको एक वैल्यू में इसको दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया सेट डाटा के साथ और अंदर उसके एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भेज रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके अंदर ये देखो ना, मैं भेज रहा हूँ उसको वैल्यू। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये फंक्शन को कॉल ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तो ऐसे सेट डाटा के फंक्शंस को जानता ही नहीं हूँ जो 0 आर्गुमेंट जो है रिसीव कर रहा है। मैं तो 1 वाले को जानता हूँ और आप वो भेज रहे हो। कल ये मैंने इतनी तफसील से कंस्ट्रक्टर के साथ समझाया तो था। जी जी सर, बस वो ये प्रोग्रामिंग का इतना नहीं है देखो कॉन्सेप्ट, इसलिए आप जो थोड़ी सी चीज शॉर्ट। भेजोगे आपने उसको कैच भी तो करना है ना। यहाँ से तो ठीक है, आप मेन से तो भेज रहे हो चीज। तो जब ये सेट डाटा को कॉल होगी तो आप यहाँ से 11 भेज रहे हो, यहाँ पे आप कह देते हो मैं वाइड है कोई भी नहीं भेज रहा, तो ये 11 कहाँ जाएगा? सही उसका इसके साथ लिंक है सर। जी। अच्छा ये मैंने अभी वैल्यू रखवा दी इसमें और मैंने रोल नंबर में 11 पास कर दिया, तो S1 स्टूडेंट के रोल नंबर में जो है ना 11 आ गया। अभी मैं इसको शो करवा के भी देख लेता हूँ कि मेरा अभी तक का प्रोग्राम ठीक चला है। देखो यहाँ पे आउटपुट में 11 आ गया, इसका मतलब यहाँ तक मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट को जो है ना आर्गुमेंट पास करने के तरीका पढ़ रहे हैं। अच्छा इसको अभी मैं जो है ना बंद कर देता हूँ। एक मैंने एक और बना लिया S2 लेफ्ट से। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यार ना स्टूडेंट टाइप का एक S3 मैंने बनाया। मैं चाहता हूँ कि यार S1 जो है ना उसमें मैं S2 की वैल्यू को ऐड करूँ। इस स्टेटमेंट की समझ आई है? जी सर, एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे स्टूडेंट का object- फंक्शन ऊपर डिक्लेयर बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि यार S1 का एक फंक्शन हो ऐड नाम का और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूं और उसके अंदर जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि दोनों के रोल नंबर जो है ना जमा हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज की तो मैं क्या चाह रहा हूँ? सर वो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का ऊपर हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे नहीं एक क्लास के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे ना, यही तो बता रहा हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो वो कहेगा मेरे पास ऐड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। देखो उसने ऐड पे जो है ना वो मार्क कर दिया कि मुझे नहीं पता ऐड क्या है। इसका मतलब है मुझे एक ऐड जी फंक्शन सर। बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ऐड फंक्शन मैंने बनाया, मुझे पता चल गया कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा। किस टाइप का आएगा? स्टूडेंट टाइप का। तो मैंने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट इसमें एस ले लिया। अब नीचे जो भी करना है वो मेरा अपना काम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना और जो इसको कॉल कर रहा है दोनों की वैल्यूज को जमा कर दो। तो मुझे पता है कि यहाँ से जो है ना जो भी इसको ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसकी वैल्यू में डायरेक्ट उसका डाटा मेंबर का नाम लिख के एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आर नंबर में क्या लिख दो, जो एस आ रहा है उसका आर नंबर। इस स्टेट की मीन्स की समझ आई है? यस आ गई है। क्या हुआ है मुझे बताओ। सर मेरी वो स्क्रीन जिसको रुकी नहीं हुई आई है वो बोला हमारी यहाँ करे। पे। जी मैं कह रहा हूँ स्क्रीन रुकी हुई है सर मेरी, इधर पीछे वाले उसके ऊपर, कहाँ पे रुकी हुई है? वहां पे जो आप ब्लूटूथ का- ऐड के बाद ऐड एसटी लिखा आगे नहीं शो हो रहा है। चलो हो जाएगी थोड़ी देर तक, थोड़ा सब्र करना। जिनको शो हो गई है, जिनको समझ नहीं आ रही वो मुझे बताएं। इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा ना उसकी तो वैल्यू को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू है यहाँ पे आर नंबर, जो भी होगी वो मुझे अभी नहीं पता। और जो एक ऑब्जेक्ट इसमें मेरे पास आ रहा है वो है एस, तो उस एस का भी आर नंबर, दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ। सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ कि जो इस फंक्शन को ऐड को कॉल कर रहा है उसका रोल नंबर और जो एज अ आर्गुमेंट मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट उसका रोल नंबर, दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ बस। तो ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसका एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाना साथ एस के साथ? क्यों क्यों जो भाई क्यों लगाना था? जो आपने कल कंस्ट्रक्टर, बताया था कि वो रेफरेंस वो तो ऑपरेटर। कंस्ट्रक्टर था ना, कंस्ट्रक्टर को कॉल होती थी। अच्छा अच्छा।
कंस्ट्रक्टर में लगाना है दूसरे फंक्शन है, फंक्शन में। ये फंक्शन है। हाँ, इसको तो आप पास कर रहे हो। सही हो गया, यानी कंस्ट्रक्टर में लगाना होता है, फंक्शन में नहीं लगाना होता। हाँ, फंक्शन में नहीं। फंक्शन में जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, बल्कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी उसी की वैल्यू को आप यूज कर रहे हो। ऐसा तब था अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होता। ठीक है जी, स्टेटमेंट की समझ आ गई। अब ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ? बताओ। किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती? आती है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, जिनको आवाज आ रही है प्रोग्रामिंग सर? ज्यादा, जी आ रही है, जिनको प्रोग्रामिंग ज्यादा आती है वो बताएं मुझे, या किसी को भी प्रोग्रामिंग नहीं आती? सर मैं भी रन आया तो हूँ हो क्लास में। जाएगा। क्या पूछे सवाल सर आपने? स्क्रीन शो नहीं या सर हो रहे तभी तो सर बता सकते। मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड के नाम का। ठीक है, जी सर। उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को पास किया है S2 को, और यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, जो कॉल कर रहा है उसके रोल नंबर में जो आर्गुमेंट के साथ आ रहा है उसके रोल नंबर को जमा करा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? सारे भंग पी के सोए हुए हो। देखो मसला क्या नहीं है इस सर, प्रोग्राम में। मेरे पास आज नेट स्क्रीन का शो इशू है। नहीं हो रहे, इस वजह से मैं क्या सर कह सकता हूँ। ये दोबारा स्क्रीन शो कर दीजिए ना। ये बहुत अच्छा, मैं यानी कर माइनर सी शो हो रही है। मैं कर देता हूँ जी। अब देखो सर तो हम हो गई दोबारा है। ज्वाइन करते हैं, हमारे पास ओके, बिल्कुल शो नहीं हो रही। नहीं हो रही सर। तो क्या करें बताओ, मैंने तो कर दिया है। मेरे पास तो नेट शो हो इश्यूज रही आ है। रहे हैं दोबारा सर। ट्राई सर करें हो सर। रही है। दोबारा ट्राई करूँ? पहले शो हो रही थी सर, अब तो बिल्कुल ही गई। सर दोबारा नया ये लो लिंक जी, शेयर दोबारा कर। कर दी है, दोबारा कर दी है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्या काम हो रहा है, मेरे बताने से इतनी पल्ले नहीं पड़ेंगी। बताने को तो मैं बता सकता हूँ कि आर्गुमेंट आप पास कर भी सकते हो, रिटर्न जी करवा सर। भी सकते हो, इसमें कोई सर इशू अब नहीं है। आपने रिफ्रेश किया तो तो जो हमें नजर आ रहा था वो भी गया। सर आप स्लाइड हाँ शेयर पहले जी, कर रहे हैं, उधर से देख लेते हैं। पहले आ भी गया सही सर नजर नहीं आ रहा था सर, वेट इसलिए कर। हमें समझ नहीं आ रही थी ना स्लाइड सर। है नहीं ना, ये कंपाइलर चला हुआ है। सर हमारे ओके पास सर, पता नहीं आज तक स्लाइड बिल्कुल शो नहीं हो रही। आ ही नहीं फिर रहा सर, चला गया। डिस्प्ले ही नहीं आ रहा। सेकंड वेट कर ले, अभी मैंने फिर तो शेयर चलेगी। कर दिया है। आ गया सर, आ गया। अब गुजारा करो, गुजारा करो। आ गया सर जी। आ गया है। यस सर, आ गया। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई सर, समझ नहीं आई। तो समझ भी आ जाएगी, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। ये चीजें थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, आप लोगों ने क्योंकि नहीं की होंगी ये, तो आपको लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जो हम जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, वहां पे ये चीज जब तक आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को नहीं समझोगे, आपको जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्योंकि उसमें और उसके बाद हमारा फ्रंट फंक्शन का कंसेप्ट है। फ्रंट फंक्शन बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। तो अगर आप ये चीज समझोगे तो उसके बाद ही आपको फ्रंट फंक्शन समझ आएंगे। इसका मतलब सर डेफिनेशन फिर तो आप रट लेते हो। पॉलीमॉर्फिज्म और फ्रेंड डेफिनेशन फंक्शन की तरफ से हम ना ही समझे। नहीं, फिर मैं वो डेफिनेशन रटवा देता हूँ, फिर यही है अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो। नहीं, आ गई सर स्क्रीन ठीक तो। तो हो रही है स्क्रीन ये आ गई मेरे है ख्याल सर अब। आ गई है क्या जी? से देखो, अच्छा यहाँ मेरे पे ख्याल मैंने में हमारा टॉपिक था कि आर्गुमेंट को में हमने एज अ ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पे S2 मैंने पास कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लिया। काम में क्या कर रहा हूँ कि दोनों के रोल नंबर को जमा कर रहा हूँ। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे जो है ना, ये स्टूडेंट S3 एक नया स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसमें वैल्यू असाइन होगी। तो मुझे जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है वो अब स्टूडेंट टाइप की करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
लेट्स से कि मैं टेम्प बना लेता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल, और टेम्प के रोल नंबर में जो है इन दोनों चीजों को मैं रखूंगा और रिटर्न में करवाऊंगा टेम्प को। ये देखो टेम्प भी जो है ना मेरे पास अब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही पास हुआ, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हुआ। यही हमारा आज का टॉपिक था कि क्या हम, अच्छा क्या इसमें ऐड स्टूडेंट एस नो टाइप, अच्छा सॉरी। अभी देखो ये जो जिसने मुझसे पूछा था कि वाइड क्यों लिखा है, अभी देखो इस फंक्शन में मैंने जो है ना कोई रिटर्न टाइप नहीं डाली थी और नीचे मैं रिटर्न कर रहा था टेम्प, और टेम्प की टाइप थी स्टूडेंट। तो मुझे कह रहा है कि भाई आप रिटर्न तो स्टूडेंट का टाइप का एक ऑब्जेक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ मुझे आप स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, तब मेरा कंपाइलर जो है ना इस एरर को कहेगा हाँ ठीक है आप जो है ना गुजार। अब देखो मेरा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आउटपुट बिल्कुल ठीक होगी, इसका मतलब है मेरा काम जो है ना वो बिल्कुल से ठीक से काम कर रहा है। अगर मैं इसको चेक करवाना चाहता हूँ तो मैं जो है ना S3 को शो डाटा कर लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या गया। अच्छा अभी क्योंकि मैंने हमने वैल्यूज में भेजी नहीं है तो उसमें 0 आएगा, तो हम पहले S1 और S2 की वैल्यू सेट कर लेते हैं। लेट्स से कि S1 के रोल नंबर में रखवा रहा हूँ 11 और S2 के रोल नंबर में रखवा रहा हूँ 12। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जी सर। जी सर हो रही है। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉमा, चलो ये देखो क्या स्क्रीन पे शो हो रही है आउटपुट? एरर शो हो रहा है सर। ये एरर है? 23 23 23 23 मैंने अब हो रहा देखो था यहाँ पे, सेकंड डेट। हाँ आप देखो अब मेन फंक्शन में देखना, पहली स्टेटमेंट है स्टूडेंट S1, मैंने एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया S1, फिर उसमें मैंने S1 डॉट सेट डाटा किया और उसमें 11 भेजा कि इसका रोल नंबर 11 सेट कर दो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया हुआ है कि जो भी मैं वैल्यू भेजूंगा उसको रोल नंबर में रखवानी है, तो इसके रोल नंबर में रखा 11। इसी तरह फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके रोल नंबर में मैंने भेजा 12, तो 11 और 12 दोनों के रोल नंबर सेट हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि तीसरा ऑब्जेक्ट बनाओ और S1 को S2 के साथ ऐड करो, और ऐड में मैंने बताया हुआ कि दोनों को रोल नंबर को जमा कर दो, तो 11 और 12 23 हो गए। तो जब मैंने S3 का डाटा शो किया तो मुझे 23 हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट फंक्शन में ऑब्जेक्ट को पास भी कर सकता हूँ, रिटर्न भी कर सकता हूँ, दोनों मैंने करके देखे, मेरा काम ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। जी सर। अच्छा अभी जो है ना इसके साथ ही अभी तो हमारे टॉपिक तो रहते हैं, लेकिन ये ना अच्छा मौका है, आपको ना एक नई चीज समझ आ जाएगी। अच्छा ये देखो यहाँ पे जो है ना मुझे जी सर ये जो आपने किया स्टूडेंट S3 आगे फिर S1 डॉट एड इनटू S2, तो ये दो जी वैल्यूज को जमा करवाया है। तो जिस तरह हम सी जमा नहीं लैंग्वेज में करवाया मैंने फंक्शन को कॉल किया है, S1 उसके कॉल करने वाला है, इसका डाटा फिर ये फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस कर सकेगा, और उसमें S2 को भेजा है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को। तो फिर सर ये 23 हो गया कुल मिला के। जी ऊपर देखिए 11 और 12 नहीं थे दोनों में, S1 में 11 पड़ा था और S2 में 12 पड़ा था, तो मैंने दोनों को जमा करवा दिया ऐड का फंक्शन कॉल करके, और उसके अंदर जी मैंने सर मैं कोडिंग यही ऐसी कह की रहा है हूँ। कि दोनों जी सर मैं जी यही अर्ज कर रहा था कि ये जो S1 डॉट ठीक है। एड S3 है, तो ये ऐड अच्छा अभी ऐड देखो जो इसका ठीक हो गया फैसल, ठीक है मुझे समझ आ गया। यहाँ अच्छा इसका नाम यहाँ जो पे मैं सम सम जी जी सम जी कर जी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर इसे ऐड फंक्शन का नाम मैं सम कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। सर फिर उधर भी जाके चेंज करना पड़ेगा ना नाम, उधर भी मैंने कर दिया ना, कोई फर्क पड़ेगा? प्रोग्राम मेरा रन होगा नहीं? फिर हो जाएगा फिर सर, अगर सर फंक्शन का हो नाम जाएगा। अच्छा चेंज देखो यार ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, डॉट सम वाले फंक्शन से मेरी जान छूटे किसी तरह। मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने इसको कॉमेंट में लिख रहा हूँ, मैं इस तरह चाहता हूँ कि यार मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसमें जो है ना मैं S1 प्लस S2 लिखूं, तो देखो सब कितना आसान मेरे पास जो है ना हो जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि S1 और S2 को जमा किया जा रहा है। ऐसे ही है? जी सर सी में भी ऐसे ही जी करते सर ऐसे आसान है, ये तरीका हाँ आसान है सर। लेकिन इसमें अब इसमें मसला क्या है, अगर मैं नीचे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 7 जमा 8, या मैं कोई इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट x लेट से 8 और इंट y लेट से 9, इनको तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, क्यों लिख सकता हूँ भाई बताओ? एरर भी नहीं आएगा, मेरा काम भी बिल्कुल ठीक होगा, वजह क्या है? क्योंकि सर सेम टाइप के कंपाइलर को पता है इस चीज के बारे में ना सर, दो एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और उनको वो जमा कर देगा, क्योंकि ये सर बिल्कुल अब देखो, ये डेटा टाइप है ना जो जितनी कंपाइलर को पहले ही पता होती है।
ठीक है, जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है ना, इंटीजर है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स है, फ्लोट है, डबल है, जितनी भी हैं, उनके ऊपर जो है ना कुछ फंक्शंस या ऑपरेशंस कह लो डिफाइन हुए हैं कि आप ये काम कर सकते हो, और वो बिल्ट इन कंपाइलर को पता है कि जब फॉर एग्जांपल आप दो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेके उनको प्लस कर रहे हो ना, तो कंपाइलर को पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि प्रिमिटिव है वो सपोर्ट करता है। मसला क्या है कि कंपाइलर को पता ही नहीं है कि स्टूडेंट क्या चीज है। आज से पहले कंपाइलर को पता ही नहीं था स्टूडेंट भी कोई डाटा टाइप है, वो मैंने खुद से डिफाइन किया है, सारे फंक्शन मैंने उसमें खुद किए हैं। तो अब अगर मैं इसको S3 को इस तरह लिखूंगा कि S1 प्लस S2, तो कंपाइलर कहेगा कि मैं नहीं जानता कि इन दोनों को कैसे जमा करना है। तो जैसे बाकी चीजें मैंने सारी कंपाइलर को बताई हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मुझे इसको भी बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि यार आप इस तरह कर लो। अच्छा, अब देखो, अभी जो मेरे पास सम का फंक्शन था, तो इसको अभी नाम थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। लेट्स से कि मैं इस तरह करता हूँ, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैं ऐसा करता हूँ S1 डॉट प्लस और S2। ठीक है, कि फंक्शन का नाम ही मैंने प्लस रख लिया। अब भी जी देखो सर। कुछ करीब मेरा काम हो गया है, हो गया है ना, सिर्फ एक डॉट जो है ना इजाफी है। जी सर, हो गया। तो मैं ऊपर जाके भी जो है ना इसका अपने फंक्शन का नाम जहां पे सम था उसको चेंज करके प्लस कर लेता हूँ। तो जी मैं तो बड़ा खुश हुआ कि मैंने ये काम कर लिया है। मैंने रन करके देखा प्रोग्राम जी, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि आप शुरू में पहले दिन हमें C++ पढ़ते हुए टीचर्स ने बताया था कि कोई भी फंक्शन का नाम, आइडेंटिफायर का नाम, वेरिएबल का नाम किसी सिंबल से नहीं शुरू हो सकता। हैश, माइनस, प्लस, इस तरह कोई भी सिंबल है ना वो नहीं शुरू में आ सकता। रूल्स पता है ना नाम देने के? जी सर। तो उनमें ये यस रूल था सर। ना कि आप कोई भी वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर का नाम किसी भी सिंबल से शुरू नहीं कर सकते, हमेशा आप किससे करोगे? अल्फाबेट से करोगे या अंडरस्कोर से करोगे। ठीक है जी सर। तो उसमें मुझे मसला ये आया कि अब मैं इसका नाम जो है ये नहीं रख सकता। तो C++ मुझे अलाउ करती है कि अगर आपने लाजमी तौर पे कोई प्लस माइनस इस तरह का फंक्शन बनाना है तो साथ में जो है ना फिर आप ऑपरेटर का कीवर्ड लगाओगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऑपरेटर का कीवर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है, श्योर है? जी सर। Yes, sir. जी सर। यस अब सर। यहाँ पे मैंने लगाया है, तो यहाँ पे फिर मुझे इसके साथ भी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जाहिर है फंक्शन का नाम तो मुझे पूरा देना पड़ेगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैंने डॉट ऑपरेटर प्लस और S2 को जो है ना कर लिया। अब ये अब चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए सर। आज तो देखो इसने 23 जवाब दिया, इसका मतलब है मेरा जो C++ ने मुझे चीजें बताई थी वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अच्छा, यहाँ इतना तो मुझे जो है ना C++ ने बताया है, लेकिन उसने मुझे एक और बात बताई है जिसने C++ बताई है। उसने कहा अगर आप इस तरह कोई चीज लिखते हो ना इस तरह करके, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप बेशक आप ऑपरेटर के कीवर्ड को हज़फ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ में आप डॉट वाले वर्ड को भी हज़फ कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी ठीक है। Yes, sir. सर ये ब्रैकेट डालना लाजमी है फिर? ये मर्जी है, ब्रैकेट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा कि आप इसके साथ जो है ना डॉट और ऑपरेटर को खत्म कर सकते हो अगर आपने फंक्शन इस तरह से बनाया। तो मैंने कहा अच्छा, इसकी बात मैंने मानी, तो मैं रन करके देखता हूँ। तो इसका जवाब 23 आ गया। इसका मतलब है उसने जो मुझे बात बताई थी वो भी ठीक है। तो ये अगर अकेली वैल्यू हो तो हमें पता है कि ब्रैकेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये ब्रैकेट भी हटा ली, ये मुझे मैथ से पता चला था। अब मैंने रन करके देखा तो ये मेरा रन हो गया। तो देखो जो चीज मैं बनाना चाह रहा था वही चीज नहीं बन गई। यस सर, बन गई है। ये देखो यहाँ पे जी मैंने सर। लिखी थी ये चीज, कमेंट हुई है, ये चीज मैं बनाना चाह रहा था। अब मैंने कंपाइलर को क्या बता दिया कि आपने जो है ना अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है जहां पे दोनों तरफ ऑब्जेक्ट को आपने प्लस करना हो तो आप इस तरीके से करोगे। इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये जो मैंने एक बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, इसकी स्टेटमेंट देख लो कैसे होता है। जो चीज रिटर्न करनी है आपने पहले वो जैसे फंक्शन में होता है वो, बस आपने ऑपरेटर का कीवर्ड जो है ना इसमें नया ऐड करना है। ठीक है, फिर जो भी ऑपरेटर आप ओवरलोड करने लगे, ओवरलोड से मुराद है कि उसमें एडिशनल मीनिंग ऐड करने लगे हो, कंपाइलर को बताने लगे हो कि इसमें अब मैं एडिशनल मीनिंग ऐड कर रहा हूं, आपने इस तरह करके काम करना है। ठीक है जी, वो जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करोगे वो ऑपरेटर खुद आ जाएगा। उसके बाद
जैसे जैसे आपने पीछे देखा था वही ऐड का फंक्शन था, वही सारा कुछ होता आ रहा था, वो बाकी सारी चीजें से मैंने सिर्फ ऊपर वाली इसकी डिक्लेरेशन को चेंज किया है, बाकी सारी चीजें वही है जो हम डॉट ऐड के फंक्शन से कर रहे थे। तो इसी को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, और जो मैंने आपको बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके दिखाया। दो तरीके से हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। दोनों ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, बाइनरी को भी, यूनरी को भी। यूनरी वो ऑपरेटर हैं जिसके ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है, और बाइनरी ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जब देखो मैं दो ऑब्जेक्ट्स को जमा कर रहा था तो ये बाइनरी था। जैसे आप बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह पढ़ते हो, निगेशन ऑपरेटर पढ़ते हो, वो यूनरी है, वो भी हम आगे चल के इसको कर लेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है क्योंकि ये चीज मैच हो रही थी तो मैंने साथ ही करवा दी कि इस तरह ऑपरेटर ओवरलोड क्या होता है। ठीक है, आगे चलें। जी सर। इन चीजों को दोहराओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर सिर से गुजर जाएंगी ये, फिर आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा याद रहे तो एक दफा कम से कम प्रैक्टिस करोगे। अच्छा देखो, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है स्टैटिक लोकल वेरिएबल। क्या होते हैं जी स्टैटिक वेरिएबल, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि एक ऊप का कंसेप्ट नहीं है, ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मुझे बताओ क्या होते हैं स्टैटिक वेरिएबल। सर ऐसा वेरिएबल है जिसकी होल प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होगी और बाकी सब इसको शेयर करेंगे। ठीक है, सबको पता है इस चीज का, या मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं? थोड़ा डिफाइन कर देंगे। कर दें सर थोड़ा। अच्छा देखो, इधर गया भाई, ये कंपाइलर है मेरे पास। लेट्स से कि यहाँ पे मैं जो है ना एक नया फंक्शन बना लेता हूँ पाई फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर जो है ना मेरा भी सिर्फ जैसे ये अंदर आएगा मैं एक्स बना रहा हूँ और एक स्टैटिक टाइप का इंटीजर और बना रहा हूँ जिसका नाम वाई। अब क्या होगा देखो, जैसे इस फंक्शन को कॉल होगी ना, हर दफा एक्स की नई कॉपी बनेगी, और जैसे इस कंट्रोल इसकी इस ब्रेसिस से बाहर निकलेगा, एक्स की कॉपी डिस्कस करेगा। कल भी ऑब्जेक्ट के साथ भी देखा था, ये वेरिएबल के साथ भी देखा था कि आउट ऑफ स्कोर होने से क्या मुराद है। ये तो बात तो मानते हो ना कि एक्स की लाइफ टाइम इस स्टेटमेंट तक है, जैसे ये आखिरी ब्रेसिस से बाहर कंट्रोल गया तो एक्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये चीज आपके लिए नहीं है कि स्टैटिक लगा हुआ इसके साथ और वाई लगा हुआ है। अब इससे क्या, किसी भी हम वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा दो, उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि जैसे ये आउट ऑफ स्कोप होगा ना तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और जैसे ही दोबारा इस फंक्शन को कॉल होगी तो ये नए सिरे से दोबारा भी नहीं बनेगा, बल्कि जो इसकी वैल्यू पिछली दफा हमने की होगी वही रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, लेट से यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ कि एक्स को जो है ना प्लस प्लस कर दो। पहले मैं इसमें 1 रखवा देता हूँ लेट से, और दूसरे स्टेटमेंट में कर रहा हूँ कि एक्स को प्लस प्लस कर दो, इसमें जमा कर दो। इसी बिल्कुल इसी तरह मैं वाई के साथ कर रहा हूँ कि वाई में जो है ना शुरू में 0 आ रहा हूँ, और मैं सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। एक्स वेरिएबल बनेगा। हाँ जी, सबको कट रही है? जी सर। बहुत ज्यादा कट रही है सर। बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा मैं चेंज करता हूँ। लो जी, मैंने स्विच तो किया है, अल्लाह करे अब ठीक हो जाए। अब ठीक है कुछ? जब आप पढ़ाने जी सर, लगते अब हैं सही है। सर जी सर। कट लग जाते हैं, वैसे जब चुप होते हैं तो ठीक हो जाता यार ये नेट का इशू है आज, वाकई है। अभी देखे मेरे पास 6-7 मैसेज आए हुए हैं यहाँ पे दोस्तों के, असद साहब का, एबी साहब का, रिजवान का, सबके आ रहे हैं मुझे कि नई ग्रुप जो है ना ज्वाइन हो रही मीटिंग। अच्छा, जैसे कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर इंटर होगा, एक एक्स टाइप का वेरिएबल, सॉरी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा एक्स। दूसरे स्टेटमेंट में उसमें एक वैल्यू रखवाई जाएगी 1, और तीसरी स्टेटमेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ तक तो सही है ना, सबको पता है ना इस चीज का? तो जी सर करिए रही। जी सर, ये इंक्रीमेंट उसके बाद ऑपरेटर एक नया ठीक है, इसके बाद एक नया वेरिएबल बनेगा, उसका नाम होगा वाई। शुरू में उसमें वैल्यू रखवाई गई 0, उसके बाद वाई प्लस प्लस हो गया, और जैसे ही कंट्रोल इससे बाहर जाएगा क्या होता था, एक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता था, वाई भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वाई डिस्ट्रॉय ना हो, वाई की जो भी वैल्यू हो इस वक्त वो रिटेन रहे। तो मैंने क्या किया, उसका नाम स्टैटिक लगा दिया। बस ये इतना काम होता है कि जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर जाएगा ना, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे जितने भी, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मेमोरी फ्री हो जाएगी।
लेकिन जो स्टैटिक होंगे वो नहीं होंगे, उनमें वैल्यू जो भी पड़ेगी वो बरकरार रहेगी। लेट्स से यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी थी 1 और यहाँ पे बेशक x की वैल्यू 2 होगी थी, लेकिन जैसे ही कंट्रोल यहाँ से बाहर गया x डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब इस फंक्शन को कॉल होगी x की नई कॉपी बनेगी, पहले वाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, दोबारा से उसमें एक पहले 1 वैल्यू रखवाई जाएगी, फिर दोबारा से उसको प्लस प्लस करके 2 आएगी। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट पे आएगा y दोबारा से नया नहीं बनेगा, ठीक है, y में जो पहले था वही रहेगा। अब इस स्टेटमेंट को लेट्स से कि मैंने वक्ती तौर पे खत्म कर दिया, तो पिछली दफा y में हमारे पास था 1, तो इस दफा y में 2 हो जाएगा, और इसके बाद जैसे ही कंट्रोल इससे दोबारा बाहर निकलेगा x फिर से डिस्ट्रॉय है, y नहीं होगा। इसी तरह दोबारा अंदर आया, अगली दफा दोबारा x की नई कॉपी बनी, फिर से उसमें 1 रखवाया गया, प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू 2 की गई, लेकिन y फिर से दोबारा नहीं बनेगा, और पहले दफा उसकी वैल्यू 2 हो चुकी थी, इस दफा उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, कंट्रोल बाहर। कहने का मतलब ये है कि y अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा पूरे प्रोग्राम तक, जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हाँ, जब आपने प्रोग्राम बंद कर दिया फिर तो सब ने डिस्ट्रॉय होना है, उसके साथ ही y भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझाइए स्टैटिक के कंसेप्ट की। जी सर। सर एक सवाल पूछना था। यस सर, आ गई समझ। ठीक है, सर ये हमने जो प्रोग्राम अभी ये बनाया हुआ है स्टैटिक वाई वाला, इसके बाहर सर एक हमने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है सर ये इस तरह जो प्रोग्राम बना के फिर बाहर प्रोग्राम फिर बाहर यार, प्रोग्राम, किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, जो भी मैसेज कर रहा है कि रिक्वेस्ट आई हुई है, सबको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट मैंने ऑन किया हुआ है। जी अली, आपका हैंड रेज है। सर मैं ये पूछ रहा था कि अब ये इस प्रोग्राम के ठीक है बाहर सर, एक और प्रोग्राम बना हुआ है। ये जो प्रोग्राम हम ठीक छोटे है। छोटे ऐसे बनाते हैं, इनको आपस में हाँ इनकी हाँ, कैटिनेशन जो है वो हम फंक्शंस के थ्रू करवाते हैं, इनको जोड़ते हैं आपस में। कौन से प्रोग्राम्स की? जैसे सर ये अभी आपने ये प्रोग्राम बनाया ना स्टैटिक वाई वाला, फंक्शन? सॉरी हाँ जी, ये फंक्शन बनाया है सर, इसको प्रोग्राम नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, प्रोग्राम तो मुकम्मल है, यहाँ से शुरू हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट से, और ये पूरा यहाँ तक 43 का, इसको एज अ होल प्रोग्राम आप कह सकते हो। ये तो एक उसका सिर्फ यूनिट है, सही ये फंक्शन है। फंक्शन। तो सर इसके बाहर फिर एक छोटा सा, जी इसके बाहर सर फिर एक छोटा सा और इंट मेन से शुरू हो रहा है, ये भी छोटा फंक्शन है। ये सारे छोटे छोटे ये मेन फंक्शन है सर। फंक्शन, ये मेन फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होती है। सही यानी कि जैसे आपका प्रोग्राम जब रैम में लोड होगा ना, पहली स्टेटमेंट उसकी ये चलेगी, स्टूडेंट S1। उससे ऊपर वाला जो है वो सिर्फ कंपाइलर का काम है, वो सिर्फ कंपाइल होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट S1 से। सही। और जो सर यानी कि हमने जो स्टैटिक रैम के कोड सेक्शन में आपका कोड जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेन वाला जाएगा, जो मैंने उस दिन आपको पॉइंटर समझाते हुए बताया था कि 3 सेक्शन है कोड सेक्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये कोड जाता है मेन वाला। ऊपर वाला सही जितना भी है वो कंपाइल के दौरान ही ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बस डेफिनेशंस को या किसी चीज को पूरा करने के लिए होता है, फंक्शन कॉल को रिप्लेस करने के लिए, जो भी हम कह सकते हैं। सर ये छोटे छोटे जो हम फंक्शन कॉल करवाते रहते हैं, एक एक फंक्शन बनाया फिर अगला कॉल करवाया फिर अगला, ये सारों की आपस में हम ऐसे जोड़ बनाते हैं ना, इनका आपस में कॉल करवा करवा के फिर एक एज ए होल प्रोग्राम बनता है। फंक्शन का काम होता है कोड को रीयूज करना, कि सही आप एक ही दफा कोड लिख लो, और जब आपको वही काम करना हो तो दोबारा से कोड ना लिखना पड़े, सिंपल उसको एक कॉल कर लो, आपका काम हो जाए। जैसे कैलकुलेटर में सम का या ऐड का एक फंक्शन बना हुआ है, आपने जी जब भी करना बस आप उस बटन को क्लिक करते हो, आपका वो ऐड वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, आपको सही दोबारा से नहीं बनाना पड़ता बार बार। बेहतर। अच्छा जी, देखिए स्टैटिक की बात हो रही थी, हमने स्टैटिक को देख लिया, आगे हमने क्या देखना है, अब क्लास में स्टैटिक के कंसेप्ट को देखना है, वो हम देख लेते हैं। देखें जी, लोकल वेरिएबल हमने देख लिया, और इसकी याद रखना कि लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। अच्छा एक बात याद रखनी है, अगर तो इंटीजर टाइप का है, अब हम इंटीजर को लेके चल रहे हैं, स्टैटिक हमने इंटीजर ही लिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होगा, और जितने भी वेरिएबल है ना इंटीजर टाइप के, सर आवाज गई। अगर वो स्टैटिक नहीं है तो उसमें गारबेज वैल्यू आएगी जब भी हम उसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही हम स्टैटिक को डिक्लेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यू आ जाती है। सर ये फ्लॉट उस हो पॉइंट सकता को है? याद, स्टैटिक
जी यासर, सर ये स्टैटिक वेरिएबल ये फ्लोट हो सकता है कोई डेटा जो टाइप? मर्जी बना लो। जी जी बिल्कुल, जिसको मर्जी बना लो, वेरिएबल को बनाना जो मर्जी वेरिएबल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता किस टाइप का है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है आगे स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास के अंदर जो मेंबर हैं उनको आप स्टैटिक कैसे बना सकते हो। देखो जी, इसके बारे में जितने पहले पॉइंट्स है वहां पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बॉडी, पहला बात तो ये है कि आपने डिक्लेयर करना है, सिर्फ डिक्लेयर। ठीक है, जैसे कल हमने देखा था कि आप फंक्शंस को जो है ना दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। और जो आउटसाइड द क्लास थे उनको डिक्लेयर आपको फिर भी करना पड़ता है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर आवाज कट डिफाइन गई करोगे, सर आपकी, डिफाइन आप उसको आवाज क्लास से बाहर करोगे। बात कट गई सर, नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आई सर, दोबारा समझा दें। अच्छा एक मिनट, मैं स्विच कर लूं। चलो जी, पहली बात यह है कि आपने इसको क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर और डेफिनेशन में फर्क कल हमने देखा था, जब हम फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हमने उनको डिक्लेयर क्लास के अंदर ही किया था। बिल्कुल उसी तरह जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे, मेंबर हो या बेशक फंक्शन, फंक्शन को तो हम नहीं कहते, स्टैटिक जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर से मुराद है वेरिएबल, उनको आप क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करोगे, डिफाइन बाहर करोगे। अच्छा, कल मैंने कहा था कि जब हम देख रहे थे जो भी हम प्राइवेट में और पब्लिक में डेटा मेंबर्स रख रहे थे या मेंबर्स फंक्शन रख रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपने इनको क्लास का मेंबर्स या क्लास का फंक्शन नहीं कहना, आपने इनको इंस्टेंस का मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस फंक्शन ही कहना है। वो और मैंने बताया था कि क्लास के मेंबर्स और क्लास के फंक्शंस कौन से होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसको हम कहते हैं कि ये क्लास वेरिएबल है। तो ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज क्लास मेंबर वेरिएबल। इसको आप कह सकते हो कि क्लास का वेरिएबल है। उससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपकी क्लास में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। तो उसका ये मुराद होगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। जितने भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे सब इसको शेयर जरूर करेंगे, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसके बावजूद स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है। तो इसका ये मतलब होगा ये क्लास का पार्ट जरूर है लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो ये बात हमने लिखी हुई है कि आप इसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहोगे, क्लास वेरिएबल कहोगे। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात है मस्ट बी डिफाइन आउटसाइड द क्लास। इसको हम देखेंगे कि हमने क्लास से बाहर ही डिफाइन करना है। ठीक है जी। चौथा पॉइंट देखो, डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट टू द होल क्लास, हाँ अलबत्ता पूरी क्लास का पार्ट जरूर है। ये क्यों होता है, ऐसा क्या सिनेरियो, हम वो भी देखेंगे। अच्छा, जो अगला पॉइंट बड़ा अहम है, देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल फॉर द होल क्लास। क्योंकि हमें हमें पता है कि स्टैटिक वेरिएबल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा वो अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। तो इसलिए हमने कह दिया कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे इसकी वैल्यू को शेयर करेंगे, यानी इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनेगी। तो क्यों बनेगी, अब जब इसको देखते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जरूरत कहां पे आती है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये देखो, आप किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को ना डायरेक्टली क्लास का नेम लिख के भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट के साथ तो कर ही सकते हो ना, ऑब्जेक्ट के अलावा भी इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्लास का नाम डालो और मैं इसका स्टैटिक वेरिएबल का नाम डालो, वो भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। चलिए जी, हम स्टैटिक के साथ थोड़ा सा करते हैं। मैं कंपाइलर ओपन करने लगा हूं। अच्छा जी, हम ये काफी लंबा हो गया, हम इसको कोई नई क्लास बनाते हैं। मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम स्पेस डाल लूँ। मैं बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस का हम अब देखने लगे स्टैटिक मेंबर को के कंसेप्ट को। अच्छा, इसी तरह जब मैं क्लास बनाने लगा हूँ, ये मेन के अंदर क्यों बन रही है, स्टूडेंट की बना लेते हैं चलें। अच्छा, इसी तरह जी हमारे पास कोई रोल नंबर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लेने लगा हूँ मार्क्स का ऑप्शन। आप कोई और भी ले सकते हो, लेट सके मैं क्वांटिटी या क्या कहते हैं उसको, टोटल तादाद को स्ट्रेंथ का ले लेता हूँ, मैं STR ले लेता हूँ, स्ट्रेंथ बताएगी। और इसको मैं बनाने लगा हूँ स्टैटिक। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है ना, ये पूरी की पूरी क्लास के लिए एक ही दफा बनेगा,
बाकी ये रोल नंबर जो है ना हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेगा, लेकिन ये जो str नाम का हमने बनाया है ये जो है ना सिर्फ एक ही दफा बनेगा। ठीक है जी, बन गया। अच्छा, इसको सिर्फ आपने कोई वैल्यू शैली कुछ भी नहीं देनी, क्यों नहीं देनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, क्लास से बाहर किसी भी चीज को एक्सेस करने का क्या तरीका है, कल भी हमने देखा मेंबर था, फंक्शन से स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर सर। टॉप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी रिटर्न टाइप डाटा टाइप लिखनी होगी, तो इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद स्कोप देना है मैंने, लेबल देना स्टूडेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद मैं str को वैल्यू दे रहा हूँ 0। इस स्टेटमेंट की किसी को समझ नहीं आई तो बताए मुझे। जी सर, समझा दें काइंडली। जी, बाकी की भी किसी को मसला है या क्लियर है? नहीं सर, ये क्लियर है। बस ये सर ठीक है, शुरू में जो है ये रिटर्न टाइप है उसकी, यानी जो हमने ये डाटा स्टैटिक टाइप फंक्शन और बनाया है टाइप आपने देनी देनी है। जब भी आप क्लास से बाहर बनाने लगोगे टाइप आपको देनी पड़ेगी। ये सर समझ आ गई। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट हो सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्या मसला उसको प्राइवेट बनाने में? प्राइवेट सर, प्राइवेट। जी जी बिल्कुल, हमने फिर प्राइवेट कॉपी ही तो कैसे बताया शेयर ये। करेगा? तो ये अभी देखोगे ना, आप यही चीज आप देखने लगे हैं। ठीक है सर। अच्छा ये देखो, मैंने एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बना लिया, वेरी शैली इसमें रखवा दी। अब मैं बनाने लगा हूँ स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट, S1 बनाया मैंने। अच्छा, अब मुझे वैल्यूज रखवानी है रोल नंबर में, तो एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात कल मैं भी बताना भूल गया था, बाई डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी लेबल नहीं लगा रहा ना, तो क्लास के मेंबर जो है वो कौन से होंगे? पब्लिक। शाबाश, यही इस तरह प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। इसी तरह बता के आना है। प्राइवेट होंगे सर भाई। प्राइवेट होता है सर, स्ट्रक्चर में होता है पब्लिक। हाँ, इसको याद रखना है। रोल नंबर पे सेट कर देता हूँ जी, मैंने वैल्यू ले ली और R9 में मैंने रखवा दिया R। अब मेन से मैं इसको स्टूडेंट को वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से 43 दे रहा हूं। पहले अब इसको यहाँ तक रन करके देख लेता हूँ इसमें कोई मसला है या नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अभी आप किसी भी जो है ना क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक वेरिएबल को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो ये कि आप जिस ऑब्जेक्ट का वो पार्ट है, लेट्स से कि S1 का पार्ट है, तो यहाँ पे जो है ना मैं str लिखूंगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना ये प्राइवेट है। अगर तो ये पब्लिक होता तो ये इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता था। ठीक है, इस चीज को समझ आ रही है ना? जी सर। सर स्क्रीन और आवाज दोनों गए। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज अब आई आगे है। सर। अच्छा जी, चलो हम शुरू करते हैं। अच्छा देखो जी, अगर मैं इस तरह लिखूं S1.str, तो इसमें क्या इशू होगा बताओ? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन नहीं हो रही? नो सर। अच्छा जी, रिफ्रेश कर देते हैं। हुई है?
नो सर, ऐसे ना करो यार। अब हो गई सर। ठीक है। सर हो गई है। अच्छा ये बताओ, जो 17 नंबर पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या ये एग्जीक्यूट होगी? नहीं सर। सर सिर्फ 16 तक नजर आ रही है, क्यों नहीं होगी जी? 16 तक नजर आ रहा है। अगली आएंगी। ये प्राइवेट ठीक है, है ना। आपकी नहीं है। डाटा मैम प्राइवेट लिया हुआ है सर आपने, तो अच्छा प्राइवेटली, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन शो हो रही है सर। हाँ जी, कनेक्ट हुआ है। आवाज आ रही है सर आपकी। मुझे तो आ रही है, आप लोगों की पता नहीं आप लोगों को आ रही है नहीं। जी जी सर आ रही है आपकी आवाज। आ रही शो हो है रही सर है? अब आपकी आवाज। स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन, आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही अभी सर आपकी। अच्छा अच्छा, एक मिनट सिर्फ। ये- अब जी सर आ गई। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी आ गई। प्राइवेट रखा है ना, जब भी हम किसी प्राइवेट को अब आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मोबाइल पे तो स्क्रीन भी नहीं आ रही। अगर सर आज ज्यादा मसला है तो आज के स्क्रीन लिए नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं आ रही। बाज़ जगहों पे ये है कि आवाज और स्क्रीन दोनों, और बाज़ जगहों पे स्क्रीन आ रही है। मुझे स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन आवाज नहीं। जी मुझे जी स्क्रीन ऐसे नहीं शो हो रही मोबाइल। आज सर वाकई बता दो नेटवर्क तो का सर, बड़ा मसला है। सर आगे अगर ज्यादा इशू है तो रहने दें। जी आज जी की वही क्लास मैं यहाँ यही कह खत्म। रहा हूँ, ज्यादा इशू है तो कल कर लेते हैं। या सर आप रिकॉर्डिंग कर दें, बाकी लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम देख लेंगे। सर वैसे बेहतर तो यही है कि हो जाए रिकॉर्डिंग के अंदर, उसके बाद आप 10-15 मिनट दें उसको रिफाइन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। एक मिनट सिर्फ, मैं यार रिबूट करने को, चलो अच्छा मेरा चल तो गया है। समर भाई स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक मिनट मैं करने लगा हूँ। हुई है जी स्क्रीन? जी सर हो गई है। जी सर आ गई स्क्रीन। ये नहीं शो। अब दोबारा यस सर सारा आ गई करना अब। पड़ेगा। अच्छा इधर जी अब इधर शो शो हो नहीं रही है हुई सर। सर। दोबारा से कोड करना पड़ेगा जी सारा, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट हो गया, प्राइवेट रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, यहाँ पे मैंने STR लिखा था वो मैं ले लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक सेट की जगह और सर इधर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब गुजारा करो। हो जाती है थोड़ी देर, थोड़ा सब्र करो, शायद हो जाए, क्योंकि नेटवर्क का है इशू, लेटेंसी होगी थोड़ा सा, लेकिन आ जाएगी। हुई है जिस किसी को? जी सर आ रही है यस सर। सर। ठीक है जी सर आ रही जी है। सर हो रही है शो। ठीक है। अच्छा जी देखो, अब मसला क्या है इसमें, हमने इसको रखा हुआ है प्राइवेट। 8 नंबर स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि मैंने जो STR का स्टेट बनाया था उसको मैंने स्टैटिक रखा हुआ है, और लेकिन ये है अंडर प्राइवेट लेवल। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको अगर मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा तो वो कभी भी मुझे जो है ना नहीं करने देगा। वो मुझे बता देगा कि इसमें इशू क्या है, कि ये प्राइवेट है। देखो उसने मुझे बता दिया यहाँ पे फौरन कि प्राइवेट है जी, ये कॉन्टेक्स्ट इसका तो है। तो कल भी हमने एक तरीका देखा था, क्या तरीका देखा था वो हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, कि अगर इस तरह कोई सिनेरियो हो तो आप पब्लिक में आके एक फंक्शन बना लो। जैसे कि मैं बना लेता हूँ सेट स्ट्रेंथ STR के नाम से मैं रख लेता हूँ, और इसमें अगर कोई एक इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू दोगे, लेट्स से कि S है, ST लगा लो, तो सिंपल वो क्या करेगा कि STR में जो स्टेटमेंट तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टेटमेंट नंबर 14 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, या इस पूरे फंक्शन में सेट STR में, तो मुझे बताओ। सर स्क्रीन पीछे रुकी हुई है काफी ज्यादा। जी ठीक मेरे ख्याल में फिर है आज STR एंड करना है, फिर आज यही है, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। कल हम यहीं से कंटिन्यू जी कर सर लेंगे, यही आपकी एक आवाज भी बहुत ज्यादा जी कट सर रही है, कभी स्क्रीन का मसला हो रहा ये है, कभी आपकी सर आवाज जी सर ये ठीक है सर। चले फिर हम यहाँ यहीं तक इसको करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये तो हमें लाजमी करना पड़ेगा, ये भी नहीं कि इसको हम स्किप कर सके। कल हम फिर यहीं से जो स्टैटिक से दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि ये चीजें तो मैंने आपको लाजमी समझानी है। इंशाल्लाह। ओके चले क्योंकि चलो अब इंशाल्लाह सर ठीक हाँ गुजारा ठीक ठीक है। चलो मैं अब हाँ। उसको एंड भी कर देता हूँ, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई ठीक है। है सर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कर मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना तब तक। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।